नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक एकदम क्रूशियल और जियोपॉलिटिकली चार्ज टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री एक्शन इन वेनेजुला और उसके ग्लोबल रिपरकशन। यह टॉपिक सिर्फ करंट न्यूज़ नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल ऑर्डर, सोवेरेनिटी, ग्रेट पावर राइवलरी और मल्टीपल जियोपॉलिटिक्स का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन रहा है। इसलिए इसको हम हर एंगल से डीपली और क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले सिचुएशन का ग्राउंड रियलिटी समझ लेते हैं। 3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, जिसमें वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर करके न्यूयॉर्क ट्रांसफर किया। यह ऑपरेशन ऑफिशियली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑथराइज था और इसे एक लॉ एनफोर्समेंट कम काउंटर नैर्कोटिक्स एक्शन बताया गया। लेकिन वाइड एनालिसिस में यह मिलिट्री इंटरवेंशन ही माना जा रहा है। ऑपरेशन के बाद मडुरो को फेडरल कोर्ट में अरेंजमेंट के लिए लेकर आया गया। उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग और रिलेटेड चार्जेस लगाए गए। यूएस गवर्नमेंट ने इसे नार्को स्टेट थ्रेट से निपटने का जस्टिफाइड एक्शन बताया है। यह स्टेप अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि कभी पहले किसी सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को फोर्सबली किसी और सोवरेन कंट्री द्वारा कैप्चर करके ले जाया गया हो, वह नहीं हुआ है। इसलिए यह ग्लोबल नॉर्म्स, सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से हिस्टोरिक और कॉन्ट्रोवर्शियल शिफ्ट है। अब बात करते हैं चाइना के वी पॉइंट की, जो इसके जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझाने में हेल्प करता है। वेनेजुला चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाई था लैटिन अमेरिका में। बायलैटरल ट्रेड, ऑयल इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और क्रेडिट लाइन्स के जरिए क्लोज रिलेशन चला रहा था। चाइना ने यूएस एक्शन को डीपली शॉकिंग और ब्लेटेंट यूज ऑफ फोरन ब्लेटेंट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट अ सॉवरेन स्टेट बताया है। उनका कहना है कि यूएस ने जो किया वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है और सुवेरेनिटी को अंडरमाइन करता है। चाइनीज नैरेटिव में यूएस अपने आप को रूल बेस्ड ऑर्डर का चैंपियन बताता है, लेकिन जब कन्वीनियंस हो तो वो सोवरेनिटी को वायलेट भी करता है। यह हिपोक्रेसी को बेजिंग हाईलाइट कर रहा है। चाइना के स्टेट मीडिया ने इसे हेजिमोनिक प्रेडेशन के रूप में डिस्क्राइब किया है, मतलब पावर यूज करके अपने इंटरेस्ट को एडवांस करना। इस स्टेंस का एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ये है कि चाइना डिप्लोमेटिक एडवांटेज लेना चाहता है, स्पेशली ग्लोबल साउथ में, जहां सरकारें सोवेरेनिटी और नॉन इंटरफेरेंस पर ज्यादा जोर देती हैं। इस ऑपरेशन का एक बड़ा रिपरकशन ये भी है कि ग्लोबल नैरेटिव में यूएस की मॉरल अथॉरिटी और रूल बेस्ड रियोट्रिक पर सवाल उठ गए हैं। हालांकि हम सभी ये जानते हैं कि यूएस कई हद तक एक हिपोक्रेटिक कंट्री है। चाइना और कुछ यूरोपियन नेशंस का कहना है कि अगर यूएस रूल बेस्ड और इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करता है, पर फिर एक सोवरेन स्टेट के लीडर को मिलिट्री एक्शन से हटा देता है, वो फिर अपनी नैरेटिव को सेल्फ डिफीटिंग बना देता है। जिंगजुआ और चाइनीज ऑफिशियल स्टेटमेंट ने यूएस को प्रेडेटरी ऑर्डर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट तक डिस्क्राइब किया है और कहा है कि ऐसे ग्लोबल स्टेबिलिटी को इरोड करते हैं ऐसे एक्शंस। इस फ्रेम के थ्रू चाइना खुद को सोवरेनिटी का डिफेंडर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक थोड़ी सी हिपोक्रेसी की सीमा लांग दी गई है। यह नैरेटिव स्पेशली अमेरिका, लैटिन अमेरिका और साउथ ऑफ एशिया जैसे रीजन्स में रेजोनेट करता है। चाइना के इंटरप्रिटेशन का एक और जियोपॉलिटिकल लेयर है ताइवान और साउथ चाइना सी। यूएस का जो क्रिटिसिज्म चाइना पर है चाइना पर है अनकॉन्टेस्टेड एरिया के हवाले से, वह अब उस हिपोक्रेसी नैरेटिव से लिंक होता है। बीजिंग आर्ग्यू करता है कि यूएस इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को सेलेक्टिवली अप्लाई करता है
चाइना के साथ साउथ ईस्ट स्टैंस को क्रिटिसाइज करके, लेकिन खुद वेनेजुएला में मिलिट्री इंटरवेंशन करता है। मतलब चाइना का कहना यह है कि जब ताइवान की बात आती है या साउथ चाइना सी की बात आती है, तो यूएस ये कहता है कि किसी कंट्री की सोवेरेनिटी का सम्मान रखना चाहिए, लेकिन जब खुद पर आती है तो यूएस किसी और कंट्री की सोवेरेनिटी को खुद ही तहस नहस करता है। इस इससे चाइना की डिप्लोमेटिक पोजीशन बन सकती है कि वो भी ताइवान पर जब कभी अटैक करे तो ये कह सकता है कि वो भी अपनी सोवेरेनिटी बता रहा था, जैसे कि यूएस ने बचाई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस इश्यू को एक मेजर डिप्लोमेटिक एरेना बनाया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी क्वेश्चन किया है कि इस तरह के प्रेसिडेंट्स से ग्लोबल नॉर्म्स वीकन हो सकते हैं। यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है। यूएन चार्टर आर्टिकल 2.4 से यह क्लियर होता है कि स्टेट्स को फोर्स का यूज नहीं करना चाहिए अनलेस इन सेल्फ डिफेंस। और यूएन ऑर्गेनाइजेशन चाइना और रशिया ने इसी एंगल से यूएस को क्रिटिसाइज भी किया है। इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यूएस एक्शन ने कुछ क्रिटिकल प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया है। नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल, सोवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स प्रिंसिपल, और साथ में प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फोर्स। लीगल एक्सपर्ट्स जैसे कि चैथम हाउस के स्कॉलर्स ने आर्गू किया है कि यूएस ने एक सोवरेन प्रेसिडेंट को फोर्सबली टारगेट किया है और उसको अपने टेरिटरी में लाया है, जिसका कोई क्लियर लीगल मैंडेट नहीं है। इससे एक डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट होता है जहां पावरफुल स्टेट्स अपने नेशनल लॉ को दूसरे स्टेट्स पर एनफोर्स कर सकते हैं। इंटरनेशनल लीगल रेजिस्टेंस वीकन हो सकते हैं। यह इश्यू स्पेशली यूएन चार्टर लेजिटिमेसी और ग्लोबल लीगल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए सीरियस कंसर्न है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में प्रोपोर्शनलिटी और सिविलियन प्रोटेक्शन मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स और रिएक्शन सजेस्ट करते हैं कि यूएस स्ट्राइक्स के दौरान सिग्निफिकेंट मिलिट्री एसेट यूज हुए, ऑपरेशन स्केल बहुत बड़ा था, और कुछ कंट्रीज और एनालिस्ट ने सिविलियन कैजुअलिटीज और प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स पर कंसर्न रेज किए हैं। इवन मीडिया फ्रेंड्स भी नोट कर रहे हैं कि यह एक्शन एक मिलिट्री इंटरवेंशन ज्यादा था, नॉट जस्ट ए लॉ इन्फोर्समेंट एक्सट्रैक्शन। और यह क्वेश्चन रेज करता है कि क्या फोर्स का यूज प्रोपोर्शनल था? क्या सिविलियन हार्म मिनिमाइज हुआ? यह डिबेट ह्यूमन राइट्स और स्टेट कंडक्ट रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी चल रहा है। एक और लेयर जो इस एक्शन को ग्लोबल रिपरकशन देता है वह है वेनेजुएला का रिसोर्स प्रोफाइल। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व है, जो ग्लोबल जियो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स में ह्यूज वेटेज रखता है। यूएस ने अर्लियर ऑयल टैंकर्स सीज किए हैं और सैंक्शन और नेवल ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट को ब्लॉक किया है। यह इनिशिएटिव पार्ट ऑफ ब्रॉडर ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जैसा कैंपेन है। इससे रशिया और चाइना, साथ में ईरान के एनर्जी इंटरेस्ट पर भी इम्पैक्ट आता है। यूएस जो है स्ट्रेटेजिकली पहले वेनेजुएला ऑयल को कट करता है और फिर वेनेजुएला में जबरदस्ती घुसकर उनके प्रेसिडेंट को उठा लेता है, ये कहकर कि उन्होंने किसी नार्कोटिक्स रिलेटेड एक गिरफ्तारी की है। पर यह एक स्टेट इंटरवेंशन था, क्योंकि उन्होंने एक स्टेट के हेड को उठाया है, और क्योंकि ये मिलिट्री एक्शन बहुत बड़े लेवल पर था, इसलिए इसे एक मिलिट्री एक्शन भी कह सकते हैं, ना तो सिर्फ एक नार्कोटिक्स एक्शन। चाइना के व्यू पॉइंट से यह लॉज ऑफ के एल आई है, क्योंकि वेनेजुला उनका बहुत अच्छा मित्र मुल्क था, जहां से उनकी बहुत सारी ऑयल की जरूरतें पूरी होती थी। वेनेजुला के थ्रू चाइना को लैटिन अमेरिका में भी इन्फ्लुएंस मिलता था। ऑयल सप्लाई लिंक्स जो हैं वो ब्रिक्स रिलेटेड कॉपरेशन भी इस इश्यू से अफेक्टेड हो सकते हैं। हालांकि चाइना डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्स रखता है और मीडियम टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का परसेप्शन बनता है यहाँ पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, यही टॉपिक आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो यह सोवरेनिटी, इंटरवेंशन और इंटरनेशनल लॉ के कोर कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह शो करता है कि कैसे पावरफुल स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं और रूल बेस्ड ऑर्डर को कॉन्टेस्ट करते हैं। यह डायरेक्टली लिंक है यूएन चार्टर, नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल और ग्रेट पावर डायनेमिक्स से।
इससे समझ में आता है कि मल्टीपोलर जियोपॉलिटिक्स में अलायंसेस और राइवलरी किस तरह शेप लेते हैं। अंत में बात करें तो यूएस मिलिट्री एक्शन जो था, यह इंसिडेंट जो है एक लीगल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डायमेंशन के रूप में डीप इम्प्लीकेशन रखता है और 2026 से आगे जाने वाले ग्लोबल पॉलिटिक्स को के काउंटर्स को डिफाइन करेगा। फ्रेंड्स, यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।